नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 19 भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में आपको बताया गया कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मूत्र के निर्माण के 3 चरण आपको बताए गए थे, जिनमें आपको पहला बताया गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर दूसरा बताया गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बताया गया था। इतनी बातें आपको भाग 4 में बताई गई थी और आपने ये जाना कि मूत्र का निर्माण कैसे कैसे होता है। आपने देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था और इसको जो जल है, जल की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो इसके लिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, जिससे जल काफ़ी मात्रा में निकल आती है। और फिर आपने पढ़ा ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जिसके द्वारा जो और उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मूत्र में चले जाते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि मैमल्स यानी स्तनधारियों का यह लक्षण होता है कि वो अत्यधिक सांद्रित मूत्र का स्रावण करते हैं, जिससे जल की हानि कम से कम हो। जल के ह्रास को कम करने के लिए स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जिसमें जल की मात्रा कम हो, मतलब वाटर लॉस को बचाने के लिए ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अत्यधिक मात्रा में जल लेते हैं जिसका शरीर में आवश्यकता नहीं है, तब वो जल डाइल्यूट यूरिन को बनाती है। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल जो स्तनधारी में होता है वो मूत्र सांद्रित होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड होता है। हम यहाँ पर भाग 5 में यही पढ़ेंगे कि कैसे मूत्र का सांद्रण होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट आपको बताया गया। यहाँ पर आप फिगर देखे थे, ग्लोमेरुलस से जो ब्लड आता है वो ब्लड में जो भी निस्यंद यानी फिल्ट्रेट होता है वो सबसे पहले बोमेन संपुट में जाता है। बोमेन संपुट में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो पीसीटी और फिर लूप ऑफ फेनल और फिर डीसीटी से होता हुआ जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है, तब उसमें उस मूत्र में यानी फिल्ट्रेट में जल की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन जगहों पर जल की मात्रा का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा जल का एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, यानी लगभग 65% वाटर एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, और लगभग 65% ही एनएसीएल रीअब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में होता है। और उसके बाद फिर हम जब हेनल लूप में आते हैं तो यहाँ पर खासकर NaCl का सिक्रीशन होता है, यानी स्रावण होता है, और थोड़ी मात्रा में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। साथ ही साथ यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, और उसके बाद जो मूत्र होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। हमें यहाँ पर यही पढ़ना है कि जो यहाँ पर डाइल्यूट जो आता है यूरिन वो कैसे कैसे कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी हमें पढ़ना है निस्यंद की सांद्रण करने की क्रियाविधि। निस्यंद क्या होता है? मैंने आपको बताया था, रक्त में से जो भी पदार्थ छन कर बोमेन संपुट में आता है वही क्या कहलाता है? निस्यंद यानी फिल्ट्रेट कहलाता है। अब ये फिल्ट्रेट यहाँ से होता हुआ जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तो वो काफ़ी सांद्रित हो जाता है। कैसे होता है, यही प्रोसेस हमें पढ़नी है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म? ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत साधारण सी प्रक्रिया है, इसमें कोई करंट वगैरह नहीं लगता है जैसा कि ऊपर से लगता है। प्रतिधारा मतलब जब विपरीत दिशा में किसी तरल का प्रवाह होता है तो उसी को ही हम प्रतिधारा भी कहते हैं। तो विपरीत दिशा में तरल का यहाँ पर प्रवाह होता है। आइए दिखाते हैं कहाँ पर। ये फिगर आपने पूरी तरीके से समझ लिया है। देखिए, ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया है कि नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, यानी वृक्काणु 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा वृक्काणु, ऐसा नेफ्रॉन, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप इंग्लिश में ही ज़्यादातर चीज़ों को याद करते रहिए। नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, पूछा जा सकता है कौन कौन से। तो पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल बताए हैं इसके बारे में हम आपको, और दूसरा आता है मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। देखिए, कॉर्टेक्स, वृक्क की किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और कॉर्टिकल नेफ्रॉन के पास जो लूप ऑफ हेनल होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं या फिर बहुत छोटी मात्रा में होते हैं। ऐसा नेफ्रॉन जिनका लूप ऑफ फेनल बहुत लंबा होता है और मेडुला के इनर लेयर तक जाता है उसे हम मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट वो कहाँ पर होता है? मेडुलरी नेफ्रॉन में होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, आपसे पूछा जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म कहाँ पर होता है, तो ये होता है मेडुलरी नेफ्रॉन में। काउंटर करंट मैकेनिज्म में 2 चीज़ें हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? वो है आपकी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कॉर्टेक्स रीजन है। 2 चीज़ें हेल्प करती हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में, एक वासा रेक्टा
और दूसरा हेनल्स लूप। हेनल्स लूप। काउंटर करंट मैकेनिज्म में आपसे पूछा जाएगा कि कौन हेल्प करता है, वासा रेक्टा और हेनल्स लूप। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी निस्यंद को सांद्रित किया जाता है, जिससे जल की हानि कम से कम हो। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है, लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशन है कि एक आदमी नॉर्मली जो पानी पीता है उसके अकॉर्डिंग जो फिल्ट्रेट है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के जो मैकेनिज्म है उसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। अत्यधिक मात्रा में जल आप लेते रहेंगे तो वो दूसरा मैकेनिज्म है, आपको बाद में बताया जाएगा। फिलहाल जो नॉर्मली क्या होता है, मैमल्स सामान्य मात्रा में जितने जल का इनटेक करते हैं उससे जो कॉन्सेंट्रेट यूरिन बनता है उसका मैकेनिज्म आपको यहाँ पर बताया जाएगा। कुछ चीज़ें आप दिमाग में ध्यान रखेंगे कि मैमल्स यानी स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। इस प्रक्रिया में वासा रेक्टा और हेनल्स लूप मदद करते हैं। यह प्रक्रिया मेडुलरी नेफ्रॉन में होती है। होता क्या है आपको बताया गया है। पहले तो हम समझ लेते हैं ये ऑस्मोलरिटी क्या होते हैं। ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी परासरणीयता। आप अगर ब्लड के ऑस्मोलरिटी की बात करें तो ब्लड के ऑस्मोलरिटी की अगर बात करें तो ब्लड में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन ही उसका ऑस्मोलरिटी कहलाता है। पूछा जाता है कि रक्त का ऑस्मोलरिटी यानी ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी लगभग 290 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। ठीक है, ब्लड का ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? ब्लड की ऑस्मोलरिटी 290 से 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक, यानी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि 1 लीटर ब्लड में कितनी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा है और कितनी जल का मात्रा है, यानी एक बैलेंस होना चाहिए जल और इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा में। तो वो होता है नॉर्मल ब्लड का 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आता है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट छन कर रक्त से आता है उसकी भी जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये आपका है बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट। फिर आता है पीसीटी। पीसीटी में इसकी मोलरिटी में कोई चेंजेस नहीं होता, क्योंकि जितनी मात्रा में NaCl निकलता है उतनी ही मात्रा में H2O निकलता है। देखिए ऑस्मोलरिटी में चेंजेस कब आएंगे? ऑस्मोलरिटी में चेंजेस तब आते हैं जब या तो जल की मात्रा निकल जाए या फिर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा निकल जाए। यदि जल की मात्रा निकल जाती है तो वो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा निकलती है तो वो लेस कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। हमें यही यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार जो फिल्ट्रेट है वो जब पीसीटी से लूप ऑफ हैनल में आता है तो इसके कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और उसके बाद कैसे कॉन्सेंट्रेट होकर ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप जो देख रहे हैं ये नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, नेफ्रॉन ये पूरा पार्ट पीसीटी है, ये लूप ऑफ हैनल है, यानी इसे हम कहेंगे LOH लूप ऑफ हैनल। और उसके बाद ये आपका DCT है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आपका है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये आप जो देख रहे हैं ये है वासा रेक्टा। मैंने आपको बताया था कि इफरेंट आर्टेरियोल की कुछ शाखाएं लूप ऑफ हैनल के साथ साथ चलती हैं और एक हेयर पिन यू शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। लूप ऑफ हैनल के भी 2 लिम्ब होते हैं। ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब और ये आपका है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सेम इसी तरीके से नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनल के भी 2 लिम्ब होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब। देखिए डायरेक्शन आप ध्यान से देखेंगे, ये लूप ऑफ हैनल का क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये आपका है असेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ हैनल के असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हैनल के असेंडिंग लिम्ब के 2 पार्ट होते हैं। असेंडिंग लिम्ब के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है थिन पार्ट और एक होता है थिक पार्ट। थिन मतलब पतला भाग और थिक मतलब मोटा भाग। तो जो इनिशियल असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल है वो होता है थिन मतलब पतला होता है, और जो
इसके बाद जो असेंडिंग लिम्ब का पार्ट आता है वो थिक होता है यानी मोटा होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि लूप ऑफ हेनल का जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के लिए तो इम्परमिएबल होता है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। सेम एज आप जब असेंडिंग लिम्ब पे जाएंगे लूप ऑफ हेनल के, तो उसका जो थिन पार्ट होता है वो NaCl के लिए क्या होता है, NaCl के लिए परमिएबल होता है, बट H2O के लिए इम्परमिएबल होता है। थोड़ी मात्रा में यूरिया के लिए भी क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, और जो थिक पार्ट होता है वो भी सेम थिन पार्ट की तरीके से H2O के लिए इम्परमिएबल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होता है। वहाँ पे जो वासा रेक्टा बना हुआ है वो ऐसे ही होता है, वासा रेक्टा ऐसे होता है। ठीक, वासा रेक्टा का ये जो पार्ट है ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब, यानी ये पार्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ये वासा रेक्टा का क्या है, सॉरी, ये वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग लिम्ब। और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये जो पार्ट है वो डिसेंडिंग लिम्ब। तो आप देखें इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो लूप ऑफ हेनल है जो ग्रीन कलर से है, ये लूप ऑफ हेनल का क्या है, डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट या असेंडिंग लिम्ब, हाँ, ये आपका है डिसेंडिंग लिम्ब। यानी इसको इस तरह से खोलकर दर्शाया गया है। फिगर को आप समझ लेंगे तो प्रोसेस समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप ये जो PCT देख रहे हैं, PCT कहाँ आता है, डिसेंडिंग लिम्ब में, तो PCT आता है डिसेंडिंग लिम्ब में। ये है डिसेंडिंग लिम्ब। बताइए डिसेंडिंग लिम्ब के बगल में, डिसेंडिंग लिम्ब के बगल में, जस्ट बगल में, डिसेंडिंग लिम्ब के जस्ट बगल में वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट होता है, तो वासा रेक्टा का आप देखें तो यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब के बगल में ये दर्शाया गया है। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। सेम इसी तरीके से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनल के जस्ट बगल में कौन दर्शाए गए हैं, ये आपका असेंडिंग। ठीक है, ये असेंडिंग लिम्ब के बगल में आपका असेंडिंग लिम्ब, ये मतलब इसको उठाकर आपको इधर रख देना है। खैर इस बात को अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, इस फिगर को इरेज करके हम लिख कर आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट आपको जब याद हो जाएगा तो प्रोसेस समझ में आने लगेंगे। निस्यंद की सांद्रण करने की क्रियाविधि जिसे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, इसमें आपको पहले याद रखना है कि नेफ्रॉन दो टाइप के होते हैं, कॉर्टिकल और मेडुलरी। काउंटर करंट में दो चीज़ें हेल्प करती हैं, एक तो वासा रेक्टा हेल्प करता है और दूसरा आपका हेल्प करता है हैनल्स लूप। ठीक, वासा रेक्टा और हैनल्स लूप आपके काउंटर करंट मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। किस तरह से, अगर आप हैनल्स लूप को देखें तो हैनल्स लूप के भी दो लिम्ब होते हैं, एक है आपका डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, और दूसरा है असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से जो फिल्ट्रेट जाता है वो यहाँ से होते हुए असेंडिंग लिम्ब में जाता है। जब किसी तरल का दो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उससे प्रतिधारा उत्पन्न होती है, काउंटर करंट जिसे कहते हैं, प्रतिधारा प्रवाह, यानी उल्टी दिशा में प्रवाह हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से नीचे जा रहा है और फिर वहीं से ही ऊपर चढ़ रहा है। तो इससे यानी हैनल्स लूप्स में जो फिल्ट्रेट है वो मूव करता है, फिल्ट्रेट यानी निस्यंद फिल्ट्रेट करता है दो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, जिससे क्या उत्पन्न होता है, प्रतिधारा, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होता है। और इसी कारण इस प्रक्रिया को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है, प्रतिधारा उत्पन्न होता है। आप सेम इसी तरीके से अगर आप वासा रेक्टा को देखेंगे तो वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी अवरोही भुजा।
तो डिसेंडिंग लिम्ब से ब्लड जाता है असेंडिंग लिम्ब यानी आरोही भुजा में। तो यहाँ पर भी देखिए दो विपरीत दिशा में तरल का मूवमेंट हो रहा है, यानी वासा रेक्टा में भी क्या होता है, प्रतिधारा उत्पन्न होता है, प्रतिधारा उत्पन्न होता है। अब देखिए, एक तो इतनी पास में स्थित होती हैं, वासा रेक्टा हैनल्स लूप के पास में स्थित होती हैं, और दूसरा कि इनमें प्रतिधारा उत्पन्न होता है। इसकी वजह से ये जो मेडुला का ये जो रीजन है, मेडुला का ये जो रीजन है वो कहलाता है मध्यांशी अंतरावकाश। अंतरावकाश यानी इसे कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम, या इसे हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं। ठीक है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस यानी ये जो मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन का ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये क्या कहलाती है, मध्यांशी अंतरावकाश, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। अब यहाँ पे जो तरल होता है उसकी ऑस्मोलरिटी को ये मेंटेन करती हैं। ध्यान से समझिएगा, वासा रेक्टा और हैनल लूप के एकदम पास होना तथा इनमें प्रतिधारा उत्पन्न होना मध्यांशी अंतरावकाश के परासरणीय दाब को नियंत्रित करती हैं। किस प्रकार से नियंत्रित करती है, यही देखना है। होता क्या है, मैंने आपको बताया है, जब हैनल्स लूप से फिल्ट्रेट जब कहाँ पहुँचता है, हैनल लूप के डिसेंडिंग लूप या लिम्ब यानी अवरोही भाग में, अवरोही भाग में जब पहुँचता है तब क्या होता है, इससे चूँकि अवरोही भाग, डिसेंडिंग लिम्ब का अवरोही भाग जल के लिए पारगम्य होता है, यानी इससे जल निकल जाता है। देखिए, जब फिल्ट्रेट से जल निकल जाएगा तब क्या होगा, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता है, गाढ़ा हो जाता है। जब जल निकल जाएगा तो गाढ़ा हो जाएगा। जैसे आप सिंपली आप चीनी और पानी का घोल लेते हैं, तो जितना आप गैस बनाओगे उसमें गैस निकलता रहेगा, यानी वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस होता रहेगा, तो वो उतना गाढ़ा होता जाता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब जल निकलता जाएगा फिल्ट्रेट से तो ये गाढ़ा हो जाता है, यानी इसका फिल्ट्रेशन यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। कभी इसका कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था फिल्ट्रेट का। जब वाटर यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब से निकल कर कहाँ चला जाता है, मध्यांशी अंतरावकाश में चला जाता है, तब फिल्ट्रेट का यानी निस्यंद का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, फिर 900। अब यहाँ घट रहा है। देखिए घट क्यों रहा है, ध्यान से समझिएगा। जब फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिल्ट्रेट में है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वैद्युत अपघट्य प्लस H2O। जब H2O निकलेगा तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये गाढ़ा होता जाएगा, फिल्ट्रेट गाढ़ा होता जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यहाँ पर देखिए फिल्ट्रेट में से जब H2O निकल रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक बढ़ा, 300 से 1200 बढ़ता है। ठीक है, अब फिर देखिए घट रहा है जब ये आ रहा है कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब में यानी आरोही भुजा में। लूप ऑफ हैनल की आरोही भुजा, हमने आपको बताया आरोही भुजा के दो भाग होते हैं, एक होता है थिन, दूसरा होता है थिक, यानी एक होता है पतला भाग और एक होता है मोटा भाग। तो पतला भाग में भी और मोटा भाग में भी, दोनों में NaCl के लिए पारगम्य होते हैं, H2O के लिए इम्परमिएबल यानी अपारगम्य होते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो जल का ह्रास होता है जिससे ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जल निकल रहा है यहाँ तक। ठीक है, अगर साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी अब निकलने लगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटने लगेगा, सांद्रता घटने लगेगी। देखिए किसी एक के निकलने से परिवर्तन होता है, अगर दोनों निकल गए तब कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाता है। जब सिर्फ H2O निकल रहा था तो इलेक्ट्रोलाइट के कारण वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा था। अब H2O निकल गया है, अब साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट की भी कुछ मात्रा निकलती रहे, तो जो H2O है, जो बचा H2O है और बचे इलेक्ट्रोलाइट की वजह से वो क्या हो जाता है, फिर से बैलेंस हो जाता है। यानी अब इसमें जब पहुंचता है तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट निकलने लगता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन घटने लगता है फिर से, और जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर जाते जाते इसका कॉन्सेंट्रेशन
काफ़ी कम हो जाता है। बात समझ में आई? अब इस दौरान क्या क्या होती हैं, चेंजेस क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। आखिर ये तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो गया, ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन होती है? तो ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी होता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। यहाँ पर देखिए 300 ऑस्मोल पर लीटर ब्लड आता है, लेकिन होता क्या है, जब यहाँ से फिल्ट्रेट यहाँ से होते हुए जब यहाँ पहुँचता है तो जो NaCl रिलीज़ होता है, ये NaCl कहाँ से रिलीज़ होता है? ध्यान से समझिएगा, इस बात को आप लिख लीजिए। NaCl कहाँ से निकलता है? हेनल्स लूप के किस भाग से? हेनल लूप के असेंडिंग लिम्ब से, यानी आरोही भुजा से। ध्यान से समझिएगा, NaCl निकलता है हेनल्स लूप के असेंडिंग लिम्ब से, जो कि ये NaCl यहाँ से चला जाता है किसके? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। ठीक है, ये NaCl कहाँ जाता है? जाता है वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, यानी अवरोही भुजा में। ठीक है, अब देखिए यूरिन के कारण जो फिल्ट्रेट है, यूरिन अभी नहीं कहेंगे, फिल्ट्रेट के कारण ब्लड का ऑस्मोलैरिटी चेंज हो गया 300 से। अब जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जाता जाएगी तो ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो 300 से 400, फिर 600, फिर 800, 1000, 1200 इतना बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब ये ब्लड पहुंचता है वासा रेक्टा के असेंडिंग लिम्ब में, तो इससे जो NaCl होता है वो बाहर निकल आता है, जिसके इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट की घट रही थी, जब ये पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो उस दौरान कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलकर मध्यांशी अंतरावकाश में आता है और साथ साथ H2O भी निकल कर आता है। और हमने आपको बताया था कि ये जो H2O है वो रक्त के प्लाज्मा के आवश्यकता अनुसार ग्रहण की जाती हैं, वो बाद में बताई जाएंगी। फिलहाल ये जो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है, इस यूरिया की कुछ मात्रा फिर से लूप ऑफ हेनल के आरोही भुजा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार से यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है, किसके द्वारा? वासा रेक्टा और हेनल्स लूप के द्वारा। अब यहाँ पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी, ब्लड के प्लाज्मा में ऑस्मोलैरिटी अगर ज़्यादा होगी, तब इसको कम करने के लिए ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है, और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, आपको बताया जाएगा आगे, जिसके कारण ये जो क्षेत्र हैं जो NaCl के लिए सिर्फ परमिएबल थे, फिर वो H2O के लिए भी परमिएबल हो जाते हैं, और H2O यहाँ से निकल कर फिर ब्लड में चला जाता है, जिससे ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो नॉर्मल हो जाता है। यही आपका कहलाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें दो प्रतिधारा उत्पन्न होती हैं, दोनों वासा रेक्टा में भी प्रतिधारा उत्पन्न होती है और दूसरा हेनल्स लूप में भी प्रतिधारा उत्पन्न होती है, इसीलिए हम इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, मूत्र को सांद्रित करना, और मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करना। ध्यान से समझिएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियम के ऑस्मोलैरिटी को कितना चेंज कर रहा है? कॉर्टेक्स में कितना था? लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर ये बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हम कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ जाते हैं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ता जाता है 300 से 600, 600 से 900, 900 से 1200। यानी हम कह सकते हैं कि वासा रेक्टा तथा हेनल्स लूप की नज़दीकी और इनमें उत्पन्न प्रतिधारा मध्यांशी अंतरावकाश की परासरणीय दाब को नियंत्रित करती हैं, जो कि वल्कुट क्षेत्र में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर था, पर लीटर से इनर मेडुला आंतरिक मेडुला में मध्यांश में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। यह क्रियाविधि
मध्यांशी अंतरावकाश की सांद्रता प्रवणता को बनाए रखता है। अब अलग अलग कंडीशन होते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पर फिलहाल आपने समझा कि किस किस प्रकार से मूत्र का सांद्रण होता है। जब मूत्र यानी निस्यंद 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से जब अवरोही भुजा में आता है हेनल्स लूप के, तो H2O निकल जाता है, जिससे ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अब H2O भी निकला और फिर यहाँ पर जब आता है तो इससे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकले, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इस प्रकार से मूत्र सांद्रित हो जाता है। 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लगभग 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। और फिर उसी तरीके से जो ब्लड आता है उसके भी ऑस्मोलिटी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ से जो NaCl निकलता है वो NaCl एब्जॉर्ब हो जाता है किसमें? वासा रेक्टा के अवरोही भुजा द्वारा, और फिर इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, और फिर जैसे जैसे असेंडिंग लिम्ब में पहुँचता है NaCl वापस भेज दी जाती है, जिससे इसका भी ऑस्मोलिटी मेंटेन हो जाता है। ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, निस्यंद की सांद्रण करने की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, या प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि, या काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें लिखेंगे मानव सहित सभी स्तनधारी सांद्रित मूत्र का निर्माण करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप तथा वासा रेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हेनले लूप के आगे लिखेंगे, हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंद का, फिल्ट्रेट का विपरीत दिशा में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा यानी काउंटर करंट उत्पन्न होता है। फिर लिखेंगे आगे, वासा रेक्टा के भी दोनों भुजाओं में रक्त का प्रवाह प्रतिधारा प्रवाह के रूप में ही यानी काउंटर करंट के रूप में ही होता है, या विपरीत दिशा में होता है। फिर आगे लिखेंगे, हेनले लूप तथा वासा रेक्टा के नज़दीकी तथा इसमें उत्पन्न प्रतिधारा प्रवाह यानी काउंटर करंट मध्यांशी अंतरावकाश यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियम की परासरणीयता या परासरण दाब को विशेष रूप से नियंत्रित करती हैं। लिखेंगे, परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग यानी कॉर्टेक्स से आंतरिक भाग की तरफ लगातार बढ़ता जाता है, ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वल्कुट से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर आंतरिक मेडुला में। फिर आगे लिखेंगे, यह प्रवणता यानी ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसके कारण बनता है? तो यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण उत्पन्न होता है। फिर आगे लिखेंगे, NaCl का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है। इस NaCl का विनिमय यानी एक्सचेंज वासा रेक्टा के अवरोही भुजाओं द्वारा होता है। यानी ये जो NaCl है वो लूप ऑफ हेनल के असेंडिंग लिम्ब यानी आरोही भुजा से निकलकर वासा रेक्टा के अवरोही भुजा द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। फिर लिखेंगे, इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण लूप ऑफ हेनल यानी हेनले लूप की पतली आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे पुनः संग्रह नलिका द्वारा अंतरावकाश मध्यांशी अंतरावकाशी में छोड़ दी जाती है। यानी इस यूरिया का पहले अवशोषण होता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनल के पार्ट में, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। फिर कलेक्टिंग डक्ट से कुछ मात्रा में यूरिया निकलकर फिर इनके द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी आप लिखेंगे कि यूरिया की कुछ मात्रा का अवशोषण हेनले लूप की पतली आरोही भुजा द्वारा होता है तथा फिर पुनः यह संग्रह नलिका से मध्यांशी अंतरावकाश में लौटा दी जाती है। अब आप लिखेंगे, ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन वासा रेक्टा तथा हेनले लूप की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाई जाती है, जिसे प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि या काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यह क्रियाविधि मध्यांश के अंतरावकाशी की प्रवणता को बनाए रखती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करती है। आगे लिखेंगे, इस प्रकार की अंतरावकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण को सुगम बनाती है, जिससे मूत्र का सांद्रण होता है। अब आप अगर देखें तो हमारी जो किडनी होती है वो निस्यंद यानी फिल्ट्रेट को उसके पहले यानी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर से उसके पहले वाले वैल्यू से लगभग 4 गुना
अधिक कॉन्सेंट्रेट कर देती है। ठीक, तो आप लिखेंगे हमारा वृक्क प्रारंभिक निस्यंद की अपेक्षा लगभग 4 गुना सांद्रित मूत्र उत्सर्जित करता है। आगे लिखेंगे यह निश्चित ही जल के ह्रास को यानी लॉस ऑफ वाटर को कम करने की एक प्रमुख क्रियाविधि है। बस ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, फिगर पर ज़्यादा ध्यान रखते हुए आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है। सिंपल सा भी है, कुछ भी नहीं है। मेडुलरी इंटरस्टिशियम के प्रवणता यानी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना ही काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। इसके लिए 2 भाग इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हैनल्स लूप और दूसरा वासा रेक्टा। जब हैनल्स लूप में फिल्ट्रेट जाता है तब उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में पहुंचता है तो उसमें NaCl निकल जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। और जब ये कलेक्टिंग ट्रैक्ट में पहुंचता है तो काफ़ी मात्रा में इससे जल वापस निकल आता है और ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। साथ ही साथ जब कलेक्टिंग ट्रैक्ट से निकलता है तो उसमें से यूरिया निकलती है। यूरिया फिर से असेंडिंग लिम्ब के द्वारा अवशोषित की जा सकती है, नहीं भी की जा सकती है, डिपेंड होता है अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। उसके बाद सेम जैसे यहाँ पर होता है कि NaCl यहाँ से निकलता है तो NaCl ब्लड में चला जाता है, जिससे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और फिर जब असेंडिंग लिम्ब में पहुँचता है तो NaCl बाहर आ जाता है, जिससे इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर मेंटेन रहता है। और मेडुलरी इंटरस्टिशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कॉर्टेक्स से 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इनर मेडुला तक मेंटेन रहता है, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की वजह से। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल की वजह से। अर्थात प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि का महत्व क्या होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस ये है कि मध्यांशी अंतरावकाश की परासरणीयता को बनाए रखते हैं। ठीक है, जिससे जो निस्यंद है वो काफ़ी सांद्रण होकर बाहर निकलता है। इसमें कौन कौन हेल्प करता है याद रखेंगे तो इसमें मेडुलरी नेफ्रॉन यानी मध्यांशी विकाणु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ साथ 2 चीज़ें हैनले लूप और वासा रेक्टा, ये दोनों काउंटर करंट मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। PCT से देखिए फिल्ट्रेट यानी निस्यंद का कॉन्सेंट्रेशन होना किस पे डिपेंड करता है, तो आपको बताया गया है इलेक्ट्रोलाइट और H2O पर। अगर सिर्फ H2O निकलता है, ध्यान से समझेंगे, अगर सिर्फ H2O निकलता है सॉल्यूशन से, मान लीजिए इनकी वैल्यू ऐसे है, 100 कर दें, इसको 100 कर दें, अगर ये 50% निकल गया, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 50, यानी इसकी मात्रा बढ़ गई और इसकी मात्रा बढ़ेगी तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया? अगर देखिए फिल्ट्रेट में इलेक्ट्रोलाइट और जल दोनों हैं, तो इन दोनों में से किसी एक के कम होने से कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आते हैं। अगर H2O आधा निकल गया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर मान लो कि H2O नहीं निकल रहा, मान लो ये 100 है और ये क्या है, ये है 50, मान लो ये 100 थे ये पहले और इसमें से 50% निकल गया तो क्या बचा 50। तो अब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन घट गया, कॉन्सेंट्रेशन घट गया क्योंकि H2O की मात्रा ज़्यादा है। फिल्ट्रेट में से किसी भी एक चीज़ के निकलने पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। इसमें H2O अगर निकलता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, अगर इलेक्ट्रोलाइट निकलता है सिर्फ तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। अगर दोनों निकल जाएं, 50% ये निकल जाए, 50% ये निकल जाए, तो क्या होगा, तब भी तो फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगा। तब ना तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ना तो कम, एक मेंटेन बैलेंस में होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, बस इसी प्रोसेस को समझना है आपको कि जब PCT से होता हुआ जब निस्यंद यहाँ पर आता है तो इससे H2O निकल जाता है। पहले H2O निकलता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे बनाते हैं 100 करके, यहाँ पर 100 ये था, 100 ये, तो यहाँ पर जब होकर गुजरता है हैनले लूप की अवरोही भुजा से जब होकर गुजरता है तब H2O निकल गया, मान लो 50% निकल गया, अभी 50% है, ठीक 50% है। अब इससे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। मैंने बताया किसी एक के यानी H2O के निकलने से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर H2O तो नहीं निकल रहा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट निकल रहा, यानी 50% इलेक्ट्रोलाइट भी निकल गया। तो बचा कितना यहाँ पर 50, और 50 ये, फिर से क्या होता है, जब तक यहाँ तक पहुँचता है तो फिर से 300 200 ये फिर से फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। बात समझ में आई? अब जब यहाँ से होकर जब गुजरता है तो और H2O यहाँ से निकल गया,
25% और निकल गया, 25% और निकल गया। यहाँ कितना बचा? 25। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इंक्रीज, यानी जो फिल्ट्रेट यहाँ से होकर जब कलेक्टिंग डक्ट से होकर निकलता है तो निस्यंद क्या हो जाता है? अत्यधिक सांद्र हो जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड। इस प्रकार से निस्यंद की सांद्रता बढ़ जाती है। बात समझ में आई? इस पॉइंट को आप ध्यान में रख के चलेंगे। अगर फिल्ट्रेट में से H2O निकलता है, सिर्फ H2O निकलता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जो कि यहाँ पर हो रहा है। सिर्फ H2O निकलता है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर इसमें से H2O भी निकला और फिर इलेक्ट्रोलाइट भी निकला तो इलेक्ट्रोलाइट के निकलने से यहाँ से H2O निकला था तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, अब साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी निकल रहे हैं तो दोनों का मेंटेन हो जाता है, यानी लगभग 200-300 आस्मोल पर लीटर निस्यंद की सांद्रता हो जाती है। लेकिन जब यहाँ से ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है तो और H2O 25% और निकल जाता है, तब क्या होता है? निस्यंद और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी इस प्रकार से निस्यंद की सांद्रता का नियंत्रण होता है। ठीक, ये था आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। आप इसको नोट कर चुके हैं, इस प्रोसेस को पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं उसको याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप दे दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से कि काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी प्रतिधारा प्रवाह क्रियाविधि का महत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि निस्यंद से जल हैनल लूप के किस भुजा द्वारा मध्यांश अंतरावकाश में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैनल लूप के किस भुजा द्वारा NaCl निस्यंद से छनकर मध्यांश अंतरावकाश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्यांश में, यानी या कह सकते हैं किडनी में, वृक्क में उपस्थित तरल का परासरणीयता यानी ऑस्मोलैरिटी वल्कुट से आंतरिक मध्यांश की तरफ घटता है या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का ऑस्मोलैरिटी यानी परासरणीयता, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंद के सांद्रण क्रियाविधि में नेफ्रॉन के कौन कौन से वृक्क नलिका सहायता करते हैं, या इस तरह से कि निस्यंद के सांद्रण होने की क्रियाविधि में कौन सहायक होता है। लास्ट क्वेश्चन, कौन से नेफ्रॉन में वृक्क की निस्यंद की सांद्रण प्रक्रिया पूर्ण होती है। बस इतने क्वेश्चंस के आंसर हैं जिनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।